बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद इमरान ख़ान और आज हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी एतजाज़ अहसन। इनका तारुफ़ कराने के लिए मेरे पास अल्फाज थोड़े हैं, वक्त भी थोड़ा है, और जितना बड़ा माशाल्लाह इनका पोर्टफोलियो है, इनका पॉलिटिकल और वकालत का प्रोफाइल है, तो उसके ऊपर तो वो कई घंटों का जो है वो टॉक शोज़ हो सकते हैं, पॉडकास्ट हो सकते हैं, और हम एक अच्छे भले इनरिच किस्म का वॉल्यूम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। बट वी आर फॉर्चुनेट दैट गर्मी के मौसम में और मसरूफ़ ज़िंदगी में हमें अपॉर्चुनिटी मिली चौधरी साहब के साथ बैठ के बात करने की। चौधरी साहब, सबसे पहले तो वक्त के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एंड बिफोर वी स्टार्ट द डिस्कशन, लेट मी पुट यू माय फर्स्ट क्वेश्चन कि आपकी शख्सियत के ऊपर, चेहरे के ऊपर ये रौनक का, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ दिस लाइट or energy or spark which you possess for decades now? वेरी काइंड ऑफ यू। पर इसका अगर सबसे बड़ा हिस्सा इसमें ये वर्जिश है, तो ये पहला है। दूसरा है गम ना लगाओ, गम करो। अब गाजा के बच्चों के बारे में कि गम कौन नहीं करेगा, कोई जानवर हज़ी शऊर करेगा। हाँ, वो कोई दरिंदा या जानवर ही होगा जो उनसे हमदर्दी ना रखता हो। और हमारे जो मगरबी ममालिक है, इस्लामियों की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। राइट। वो तो उस वक्त नेतन्याहू और उसके सरपरस्त ट्रंप के सामने सर्वसजूद हो रहे हैं, जिस वक्त उनको इमेजेस मिल रहे हैं गाजा में जो हो रहा है। खान साहब का सर क्या मतलब, कोई कह रहा 5 को आ रहे हैं, 2 साल से हम सुन रहे हैं, अब डील हो गई, अब बात चल गई, अब 4 लोग चले गए, 6 आ गए, ये हो गया, वो हो गया, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, 2 साल गुजर गए। देखिए, कोई हादसा ना हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान में मैं कहता हूँ कि माजी के अलावा कोई पेशी गोई नहीं की जा सकती। यू कैन प्रिडिक्ट नथिंग बट द पास्ट। अब आप हिस्ट्री को रिवाइव होते हुए देख रहे? हिस्ट्री तो रिपीट करती है, और हमारे यहाँ बेशक जो हिस्ट्री है वो अ, अपने आप को रिपीट करती आई है। हमारे यहाँ तो एक चक्की ले रहा है, फौज में टेक ओवर किया है, जुडिशरी ने उसको लेजिटिमाइज कर दिया है। फिर उसके बाद एक धीरे 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 एक सत्ता के जरिए एक जमहूरी निज़ाम करवट लेने लगा है। और जब वो बिस्तर से गर्दन उठाता है और उठने को तैयार होता है, तो दूसरा फौजी आ जाता है, और वो फौजी उस निज़ाम को, जमहूरियत की को जड़ों से उखाड़ के और एक नई पनीरी लगाता है। जब उसकी पनीरी फिर कुछ एक रियाज से पहुंचना शुरू होती है, नजर आना शुरू होती है, ज़मीन से निकलना शुरू होती है, तो फिर एक और फौजी आ जाता है। फिर उसको जुडिशरी उसकी कर देती है, उसको लेजिटिमाई। सिर्फ फौजी इज इट्स अ वेरी वास्ट इस्तिलाह और टर्मिनोलॉजी। फौजी तो मैं मतलब मैं बहुत सारे फौजियों को जानता हूँ, वो तो बेचारे बड़ी एक, जिसे कहना चाहिए, मुनासिब सी जिंदगी गुजारते हैं, बट वो फौजी तो उसकी कोई उसका मसल तो इतना स्ट्रांग नहीं है। नहीं, दो इसमें चीज़ है। एक तो यह है कि फौजी एक एलीट या अशराफिया की हुकूमत या इक़्तिदार को अ, अगर एक्सेप्ट कर ले, तो उसको एक तरह मजबूत बनाता है, उसको ताकत फराहम करता है। और अगर वो एक्सेप्ट ना करे, तो उसको फौजी
चाहे वो सिपाही उसको कह ले या लांस नायक कह ले या कैप्टन कह ले या मेजर कह ले या मेजर जनरल कह ले या जनरल फुल जनरल फोर्स आंसर कह ले, वो एक ऐसा नेट है, ऐसा बुना हुआ वो जाल है, चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड भी है उसमें। और वो इस उसके प्रोसेसेस हैं कि वो सिपाही जो नीचे बैठा हुआ है वो कोई सियासत नहीं कर सकता, उसके ज़हन में नहीं सियासत आती, उसको पता नहीं क्या हुकूमत का और जीडीपी का और अ, ये जो बाकी हमारे इस्तेलाहात हैं, अब तो एल्गोरिथम्स का लफ्ज़ बहुत आ गया है, तो उसको कुछ नहीं पता। पर वो जब बैठा हुआ अपने सुपीरियर के, अपने से आला अफ़सर कि हर बात मानने को तैयार है, तो वो उस इंटेग्रल हिस्सा है उस रियासत का जिसको जो कारोबार ज़िंदगी सारे मुल्क में सारी आबादी के वास्ते जो वजह करती है। अब इसमें अब तो एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई, उसमें फौज ही नहीं है, वो फौज भी का कोई बंदा हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। वो क्या, आप सुनते ही होंगे कि ये पिछले 5-7 साल से एक डीप स्टेट का कॉन्सेप्ट बड़ा अ, आम हो रहा है। और डीप स्टेट वो कहते हैं जब कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये नहीं फैसला कर सकते कि जो जिस पर आला अमल दरामद हो रहा है, जिस फैसले पर, वो किसने किया है फैसला। अब वो सोच रहे हैं, मिसाल के तौर पे कोई फैसला हुकूमत पाकिस्तान ने किया, तो इसमें पॉलिटिकल साइंटिस्ट बैठ जाते हैं और वो रूटीन में, वो आपस में अपनी बहसों में, अपने इदारों में, अपने जामियात में वो बहस कर रहे होते हैं कि ये एक कह रहा होता है ये फैसला नहीं चले। क्यों नहीं चले? क्योंकि इसको डीप स्टेट का अप्रूवल नहीं है। ये लेट्स से किसी सिपह सालार ने, किसी मुल्क के किसी सिपह सालार ने तो ये फैसला कर लिया, पर डीप स्टेट इसके मुखालिफ है और डीप स्टेट इसको रिवर्स करवाएगी। अब डीप स्टेट क्या है? डीप स्टेट में 10-12 लोग होते हैं। अमेरिका जैसे मुल्क में भी, इंडिया जैसे मुल्क में भी, बड़ा मुल्क है, बहुत लोग अ, फैसले करते हैं, बहुत लोग उस रियासत की जो सिमत है, उसका जो उसका किबला है, उसको उसको उसका तयन करते हैं। और वो ये लोग हज़ारों में होते हैं, पार्लियामेंटेरियन सारे, जजेस सारे और अ, फौजी अफसर अबावा रैंक सारे, सिविल सर्विस ब्यूरोक्रेसी के ऑलमोस्ट सारे जो अबव ग्रेड 17 या ग्रेड 18 के ऊपर जो है। अब ये सारे स्टेट और स्टेट मशीनरी बनाते हैं और ये फैसले करते हैं बेस पर। इनमें एक डीप स्टेट है जो इनको भी, जिसके पास सिर्फ सलाहियत नहीं है कानूनी तौर पे किसी को गिरफ्तार करने या किसी को अ, अ, या किसी को अ, रोकने की किसी ओहदे की तरफ बढ़ते हुए। ये मिसाल के तौर पे शहबाज शरीफ, ये 2-3 दफ़ा इनको ये इनके लिए इम्कान था कि ये प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो अपने भाई की जगह। और स्टेट स्टेट्स जो लार्जर टोटलिटी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, आर्मी, ये आर्मी लीडर्स, टॉप टॉप पीपल ऑफ दीज, ये सिविल सर्विस और पुलिस, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज, इनके
मजमूई तौर पे तो ये स्टेट है, पर डीप स्टेट इनमें से 20 होंगे, वो डिटरमिन करते हैं कि क्या पॉलिसी रियासत में लेगी। उसमें आके वो जो हमने बताया ना कि 2 लाख 4 लाख 10 लाख जितने होंगे टॉप ब्यूरोक्रेट्स, टॉप जजेस, टॉप by top judges I mean judges of superior courts, all of them. अब ये मिल के जो रियासत बनती है उसमें डीप स्टेट वो है जो नजर नहीं आती। उसमें जो मोस्ट पावरफुल ट्रियो ऑफ द स्टेट, जो मैंने लार्जर स्टेट के, इज रिप्रेजेंटेड इन द डीप स्टेट। मसलन उसमें फौज का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस डीप स्टेट में होगा। बड़ी कम ही मौका आया होगा कि उसको डीप स्टेट से निकाल दिया जाए और डीप स्टेट में ना हो। वो एक उसका दौर और ऐद मैं समझता हूँ वो था जब भुट्टो शहीद was in government and before the resistance to his government really spiraled out। उससे पहले क्या था कि चीफ ऑफ आर्मी साहब उस वक्त कमांडर इन चीफ कहते थे, टिक्का खान साहब। अब टिक्का खान साहब कमांडर इन चीफ तो थे फौज के, बट हर के साथ वो डीप स्टेट में नहीं थे। लेकिन जो चीफ जस्टिस थे अनवारुल हक, जिन्होंने शहीद को फांसी का ऑर्डर भी दिया, ही वॉज until the death of Bhutto a part of the deep state. But when Bhutto साहब was hanged, तो अनवारुल हक की जरूरत नहीं रह गई उस डीप स्टेट में। वो बाहर निकल गया और फिर उन्होंने अल्टीमेटली उनकी इतनी अजीमत होना शुरू कि उन्होंने इनका अलग नहीं निकाल दिया उनको, पीसीओ का हल्फ ना लेके। सो अच्छा इसके अलावा हो सकता है कि कोई दानिश्वर, कोई हिस्टोरियन, कोई पॉलिटिकल लीडर, सिविलियन पॉलिटिकल लीडर, वो भी डीप स्टेट का हिस्सा और वो इंडक्ट किया गया हो। वो कई सियासतदान मुझे लगता है, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, बट दे आर पार्ट ऑफ द डीप स्टेट और डीप स्टेट उनके मशवरा किए बगैर नहीं सकती। सो अब तो इमरान का जहाँ तक ताल्लुक है, इमरान इन बाजवा's टाइम, इमरान बाजवा की ये क्वेश्चन थी कि इमरान वॉज प्राइम मिनिस्टर बट ही वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द डीप स्टेट। डीप स्टेट उससे इमरान से मेरे ख्याल में बहुत उलझन में रहती है और उससे घबराती है उसकी पॉपुलरिटी। डीप स्टेट पॉपुलर सियासतदान को बाय नहीं करती, बाई करने की कोशिश करती है, खरीदना तो उनकी मतलब डीप स्टेट के इनर कोर में नहीं लेके जा सकती। वो आप उसको नहीं, अगर आप खरीद लें, वो साथ आपके बैठ जाए बिल्कुल तो जा सकता है। लेकिन अगर वो खरीदने से पहले और बाद पहले ही पिकअप हो, जिससे हमारा इस वक्त का प्राइम मिनिस्टर है, उसको इंडक्ट करने की क्या जरूरत है? उसको तो बाहर आप कुर्सी पे बिठा दें, अंदर आप मीटिंग करते रहे तो वो बैठा रहेगा और वो जो हुक्म होगा वो बजा लाएगा, जो हुक्म नहीं होगा उसको भी बजा लाएगा। आपकी बसीरत बताती क्या है खान साहब का? खान साहब, व्हाट डू यू सी? मैं आपको अर्ज करूं कि मेरे ख्याल में खान के लिए कोई इतना आसान अब नहीं रह गया, ज़्यादा मुश्किलात उसके सामने है, क्योंकि डीप स्टेट जो है उसको एक बहुत तकवीयत मिल गई है, ठीक। और उसको बहुत मुस्तहकम हो गई है। वो उसने अपनी पोजीशन कंसोलिडेट कर ली है। ये 4 दिन की जंग है। अच्छा, ये मतलब हम जब सड़कों के ऊपर फिरते हैं, गलियों चौक चौराहों बाजारों में फिरते हैं, अंदरून पर्टिकुलरली बिकॉज आई एम लिविंग an amazing part of my life in Androon Lahore. So particularly I'm reflecting
that mind or thought which is prevailing there. Imran Khan is being discussed at every forum or in any class, in every gender. और उसके बावजूद भुट्टो साहब के बाद अब इमरान खान एक मोहब्बत किए जाने वाले लीडर के तौर पे सामने आया, बट पूरी की पूरी सिविल सोसाइटी और वो जो सिविल सुप्रीमेसी है वो बड़ी असर्टिवली उसको आई मीन अपहोल्ड किया हुआ, डिसग्रेसफुली अपहोल्ड किया हुआ. तो वेयर डू यू सी द एंड ऑफ दिस वॉर, दिस सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, और अस वर्सेस देम, और नफरत हो गई और अब मोहब्बत हो गई. नहीं, ऐसी जंगों का सोशली और ये एक सोशल साइकिल होता है, उसकी एक सोसाइटी की डेवलपमेंट का अपना अंदाज होता है. इसमें तो आवाम की फका होनी लाजिम है. या भूल जाए कि इस वक्त वो बड़े कमांडिंग पोजीशन में है. कभी तैयारा गिर जाता है, कभी भुखला उठते हैं जहाँ से आपको उम्मीद ही नहीं होती कि बगावत होगी. भुखला के बारे में जो रियासत हमारी का, मैं डीप स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, रियासत मजमूई तौर पे ओपिनियन है और राय है वो ये है कि ये काला कोट पहन के, काली पतलून पहन के माय लॉर्ड करने वाले लोग हैं और इनसे कोई हमें खतरा नहीं हो सकता. और अगर खतरा कभी होता है तो इनको पैसे दो, वैनिटी फेयर. और पैसे दो और वो घर बैठ जाएंगे. फीसें लेने की आदि, वो इसको फीस ही समझ के बैठ जाएंगे. 2007 में ऐसा नहीं हो. 2007 में हर लालच दी गई, हर धमकी दी गई. जैसे तारीख ने उसको भी एक पॉलिटिकल आई मीन मैराथन या ड्रामा ही साबित किया. मैं जब आपका प्रोफाइल देखता हूँ, आपके पोर्टफोलियोज देखता हूँ, तो माशाल्लाह माशाल्लाह कोई ऐसा शोबा नहीं जहाँ से इम्पोर्टेंट शोबा, कलमदान वजारत का, जहाँ से आप ना गुजरे हो, ये आपके पास ना रहा हो. आप पार्लिमानी अमूर को भी आप देखते रहे, फेडरल मिनिस्टर रहे फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स. सर, हमारी पार्लियामेंट इतनी डिसरिस्पेक्टेड क्यों है, डिसग्रेसफुल क्यों है, उसका इतना पुअर आईक्यू क्यों है? वो पूरी दुनिया के अंदर इनको लॉ मेकर्स कहते हैं. हमारे यहाँ पे हमारे लॉ मेकर्स को पता ही नहीं है कि वो उनका सोशल सिस्टम के अंदर, पॉलिटिकल सोशल सिस्टम के अंदर कितना मुकद्दस किरदार और क्या कैरेक्टर चाहिए उसके लिए. बदकिस्मती से हमारे यहाँ लॉ मेकर और लॉ मेकिंग जो है, इसकी जो प्रोसेस है, जो कायदा है जिसके जरिए लॉ मेकिंग होनी चाहिए और आईन और कानून के तहत हो सकती है, वो उस कायदे को हम न सिर्फ नजरअंदाज करते हैं बल्कि उसकी अहमियत समझते ही नहीं. आप देखें 18वीं तरमीम बनाई गई, एक इंतहाई मिसाल है, और 18वीं तरमीम पर सब जमातों का इत्तेफाक था और बड़ी अहम तरमीम है. उसमें सूबों और वफाक का जो रिश्ता है वो एक नया इमरानी माहिदा उसमें आया और सूबों को इख्तियारात वफाक से मुंतकिल करके वो सूबों को दिए गए. सर, रिसेंटली जरदारी साहब का स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं. हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट एज अ पॉलिटिकल वर्कर, एज अ पॉलिटिकल लीडर एंड पॉलिटिकल पंडित? आपका जायचा क्या कहता? देखिए, मेरे ख्याल में चेयरमैन बिलावल ने एक बड़ा मुश्किल सा इस वक्त चैलेंज ले लिया, और लेकिन मैं समझता हूँ उसमें परफॉर्म बहुत अच्छी तरह करेगा और उसकी प्रोफाइल जो है आप देखेंगे कि चंद हफ्तों में
बदल जाएगी। उसने क्या चैलेंज टेकअप किया है कि इंडिया ने एक टीम भेजी है पार्लियामेंटेरियन की। शशि थरूर जो पहले फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं इंडिया के, और जिनका बड़ा करियर यूनाइटेड नेशंस में, लंबा करियर, और उनको भेजा है। वो जाके तकरीरें कर रहे हैं, मौसर तकरीरें कर रहे हैं, वो वाकयात पर बिल्कुल मबनी नहीं है। मिसाल के तौर पे वो ये बात, अगर वो उनकी ऑरेटरी को यूज कर रहे हैं ना, ही वुड बी द अब वन ऑफ द बेस्ट। बिलावल उनके से ऑरेटरी में मुकाबला आप देखेंगे तो मेरे ख्याल में बिलावल विल परफॉर्म वेरी वेल। ये बड़ा आपने विल बहुत मेक इट, मतलब विल मेक। मतलब अगर रिज्यूमे देखा जाए शशि थरूर का इस डिप्लोमेसी के अंदर, आपने राई और पहाड़ को बराबर मुतवाजी कर दिया। नहीं नहीं, अब डेविड एंड गुलायत की बात है ना, उस गुलायत को ये चेयरमैन बिलावल गिराएगा। फिर लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नहीं, ही इज ग्रेट, इज आर्टिकुलेट, एंड ही कैन थिंक इन मल्टी डायमेंशन। वो सुकड़ी हुई हमारे फॉरेन ऑफिस की का बयानिया नैरेटिव नहीं चलेगा। ही विल डू वेल। असर्टिवली वो करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। अच्छा, आर्मी चीफ साहब फील्ड मार्शल बन गए, पाकिस्तान के दूसरे फील्ड मार्शल, और उनका अगर देखा जाए तो नवंबर के अंदर रिटायरमेंट भी आ रही है। आप ये दो तीन जो डेवलपमेंट्स हैं, इनको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? आर्मी चीफ से COS से उनका फील्ड मार्शल बनना, आगे जो नवंबर में रिटायरमेंट का टाइम आ रहा है उसके ऊपर मुमकिन तौर पे वहाँ से हमें क्या हिकमत अमली देखने को मिल सकती है? क्या इज ही गोइंग टू स्टे टिल 2027? व्हाट डू यू सी? देखिए, यहाँ तक आर्मी चीफ का जनरल आसिम मुनीर का फील्ड मार्शल बनना, वो खुशकिस्मत है, बड़ा खुशकिस्मत फौजी अफसर है जो 4 दिन की जंग के बाद फील्ड मार्शल बन गया। बहरहाल, अब अगर वो फील्ड मार्शल बन गए, 5वां सितारा लग गया, तो कानून के तहत उनकी हैसियत आइन के तहत तब्दील नहीं हुई। एक है आइनी इदारा जो सबसे ऊपर है, ऊंचा है फौज के लिए, वो है चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। यानी जो चीफ ऑफ स्टाफ है, आर्मी स्टाफ, एयरफोर्स स्टाफ। सर सब कथा कलाम के लिए माजूर, लेकिन ये जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी अब फील्ड मार्शल के नीचे नहीं आ गया? अब मैं अर्ज करता हूँ, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो फील्ड मार्शल है वो तो है ही नहीं, उसमें है ही नहीं, आइन में ही नहीं है ऐसी कोई पोजीशन। सो आइन में है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की। सो अगर ये कमेटी कन्वीन करेगी, मीट करेगी, तो उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी आसिम मुनीर साहब, वो उसमें शामिल ही हो सकते हैं एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और वो चेयरमैन चीफ ऑफ चेयरमैन जॉइंट स्टाफ का जो उसके मातहत, ये उनकी पोजीशन है आईनी। अब आपने उनको एक स्टार और लगा दिया। अब स्टार और लगा दिया है, विदाउट, दिस इज नॉट ए कार्डर पोस्ट, ये पोस्ट ही कोई नहीं है, ये कोई ओहदा है ही नहीं आमीन और आर्मी एक्ट के तहत पाकिस्तान में। ये उस तरह है जिस तरह ये चल पड़ा था शोल्डर प्रमोशन, एक सितारा और लगा दो और उसको कह दो कि वो DSP हो गया, ना इम्तिहान हुआ ना कुछ हुआ, प्रमोशन। ये इनकी एक शोल्डर प्रमोशन हुई है, उससे कोई इख्तियारात और इक़्तिदार फील्ड मार्शल का नहीं बढ़ सकता। गो फील्ड मार्शल मे बी फॉर अ लाइफ टाइम, ये उसको फील्ड मार्शल ही कहा जाएगा फॉर अ लाइफ टाइम। बट बैठने की जगह उनकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ चेयरमैन की कमेटी का चेयरमैन जो है, उसके मातहत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की कुर्सी पे जैसे वो पहले बैठा कर। सर हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इज़ अ वेरी रिप्यूटेड जर्नलिस्ट, सोहेल साहब, सोहेल उड़ाइच। वो कहते हैं हमारी जो फ़ौज है उसके सरबराह बड़े जमहूरी जहन के मालिक हैं, और हमारे एक और बहुत बहुत वेरी वेल कनेक्टेड दोस्त मुनीब फ़ारूक कहते हैं कि फ़ौज की जो टॉप लीडरशिप है वो इमरान खान से नफ़रत करती है।
तो उन्होंने तो जो अपडेट दी है उसके अंदर तो इनडायरेक्टली उन्होंने जो टॉप लीडरशिप है उसके पॉलिटिकल होने को भी साइन किया है। और हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? मैं आपको बताऊं कि ये जिसकी अपनी पसंद नापसंद होती वो फौज के ऊपर डाल देता। वो चाहता है कि फौज इस तरह की हो कि जो मिसाल के तौर पे इस मामले में जो इमरान खान से नफरत करती। अब नहीं सर, वो मतलब ये उठाने का दौर चल रहा है। गाड़ी एक दो गाड़ियां आती हैं उठा के ले जाती हैं बड़े बड़े मौजूदीन को। मुनीफ फारूक साहब भी एक सादी सी गाड़ी के अंदर वो शहर में फिरते फिराते रहते हैं। वो इतना बड़ा तो नहीं मतलब रिस्क ले सकते ना कि फौज की सीनियर लीडरशिप और बड़े होशो हवास में बड़ा आर्टिकुलेट करके उन्होंने एक पोर्ट्रे किया है कि कितनी शदीद नफरत पाई जाती है। तो वो तो ऐसे हवाई तीर नहीं मारेंगे। ये तो ओवर स्टेटमेंट है। आप मुनीफ साहब के घर मेरा ख्याल है शेख रशीद ने कि किसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हाँ जी, को अर्ली जब निकले थे। some vanished leader हाँ appeared there हाँ with him। हाँ। हम्म। और एक तो बड़ा रिसोर्सफुल एंकर है सर। वो कोई ऐसी मतलब मेरे जैसा कोई दोपहर का अखबार थोड़ी है। वो he could say anything he wants but he's a well connected man। नहीं, इज वेल कनेक्टेड, इज वेरी वेल कनेक्टेड। ये तो साबित होता है वो अ, अ, वजीर के वहाँ निकलने से बहुत इम्पोर्टेंट था वो वजीर, और उसने यू टर्न ली हुई थी। उसमें इनको कुछ इतला और इनको पहले अप्रोच किया गया होगा। अब वो कैमरे शैमरे सारे पहुंच के घर में, और वजीर का नमूदार हो जाना वो बगैर किसी कनेक्शन के तो नहीं। मुमकिन नहीं। हाँ, तो कनेक्टेड तो ही इज विद दी, he's obviously that shows he's connected with the intelligence agency। ओके, ओके। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि मतलब आप आईन और कानून की बात करते हैं, मुख्तसरन रिस्पॉन्ड कीजिएगा। ये तो आर्टिकल 6 की वो नहीं है कि विच इज़ नॉट योर जॉब एंड यू आर इनटू दैट थिंग। मुनीफ फारूक के मुताबिक वो तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं एक बड़े पावरफुल और बड़े सेक्रेड ऑफिस के लिए इम्प्लिकेट कर रहे हैं वो तो इस बयान के थ्रू कि ना सिर्फ पॉलिटिकल बल्कि सवेर पॉलिटिकल। क्या क्या है सॉरी। उन्होंने कहा ना कि क़यादत फौज की नफरत करती है इमरान। हाँ हाँ हाँ, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। हम्म, और फौज को हेट इमरान की तरफ राग़िब भी करती है। तो कोई अगर ये किसी के फौज को अपने ड्यूटी से डिफ्लेक्ट करने हम्म, की कोशिश करे, वो उसके अंजाम तो संगीन होने चाहिए अंडर आर्टिकल 6। पर हमारे यहाँ आर्टिकल 6 एक वॉलपेपर, फ्लावर ऑन द वॉलपेपर। ओके, यस यस। अच्छा सर, हम बहुत आपका वक्त ले चुके हैं। मतलब मेरे पास देयर इज अ ट्रेजर ऑफ क्वेश्चंस टू पुट यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जनरल ज़िया ने बड़ी बड़ी सुअर किस्म की ज्यादतियाँ की। डीएनए खराब करके रख दिया हमारा। अ, उनकी जो पॉलिटिक्स थी उसने क्रिएट किए मियाँ साहब, अल्ताफ हुसैन, सरमायादाराना निज़ाम, कॉरपोरेट क्रिमिनल पॉलिटिकल कनेक्शंस। उन्होंने आगे चल के हमें बड़े सारे तोहफे दिए, ऐसे तोहफे कि आज समझ नहीं आ रही। और जैसे टॉम एंड जेरी को तारे आते थे वैसे ही हम भी उन पूरी कौम उस हिजान में ही है कि हम कौन हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। इस सब के बाद जो मौलाना आज़ाद थे, अबुल कलाम आज़ाद, उनकी 1948 की तकरीर अगर आप सुने तो वो तो लग रहा ऐसे लगता है कि सम विजनरी सोल और स्पिरिट वाज वाचिंग ऑल दोज सीन्स टू कम आफ्टर 5 6 7 8 डेकेड्स। हाउ डू यू, आई मीन, ये जो एक खौफनाक ताबीर है इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? देखिए, मौलाना आज़ाद ने जब अपनी किताब लिखी थी इंडिया विंस फ्रीडम, तो उसमें उन्होंने उसके बहुत सारे हिस्से
रोक लिए थे और उनके बारे में ये उन्होंने हिदायत की थी, एक तरह वसीयत थी उनकी, कि इनको 30 साल बाद उनकी वफात क्लासिफाई किया जाए। डिक्लासिफाई किए। वो 58 में फौत हुए और 88 में वो Declass- हिस्से भी आए। उसमें उन्होंने बहुत क्रिटिसिज्म की अपने कोलीग्स कांग्रेस के, नेहरू की, पटेल की, गांधी की, और उन्होंने उनका मिसालें दी कि कितना वो तअस्सुब उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ दिखाया। उस किताब में उन्होंने ये भी पेशीनगोई की कि पाकिस्तान गैर मुस्तहकम रहेगा और गैर मुस्तहकम होने के बायस वो वायबल स्टेट नहीं रहेगा, जो कि कल्चरल ऑटोनॉमी होगी, लेकिन उसके बाद उसके अलावा और कोई ऑटोनॉमी नहीं होगी उनकी, डिसीजन खुद नहीं बना सकेंगे। तो अब वो उनकी जो बात है वो अभी हम खौफनाक ताबीर बनती जा रही है सर। नहीं, खौफनाक ताबीर इस लिहाज से तो बन गई है, अ, और वो ताबीर हमें भी अफेक्ट कर रही है और साउथ एशिया सारे में वो बन गई है। एक शदीद किस्म की दरार आ गई है उन अ, लोगों में जिनको आपस में कोएग्जिस्ट करना चाहिए। कोएग्जिस्टेंस हमारे यहाँ भी और हिंदुस्तान में भी ख़त्म हो गई और हमने यहाँ कोई हिंदू रहने ही नहीं दिया। ये पंजाब में बहुत हिंदू थे, आप देखें कितनी कितनी बिजली 30% पॉपुलेशन। हाँ, और हमने क्लीन एथनिक क्लींजिंग कर दी। सर हमारी भी हुई, हमने भी की। हमारी भी हुई है। मैं कि दोनों तरफ, उधर तो अब हिंदुत्व को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर बना दिया होगा, तो उनमें ज्यादा रिग्रेशन हुई है। पर अब देखें पाकिस्तान के बारे में 1947 से पहले बहुत से लोग ये लिखते थे और उनका रवैया यही था कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए क्योंकि ये बर्बादी की तरफ, मुसलमानों को बर्बादी की तरफ लेके जाएगा। मौलाना मौदूदी भी उनमें थे और जमीयत अहले हिंद भी उनमें थी, जो आजकल जमीयत अहले इस्लाम पाकिस्तान है। तो सरहदी गांधी, अब्दुल समद खान अचकजई, ये भी थे, बलोच भी थे इनमें, सिंध से एक बड़ी, और पठान भी थे। पर ये कंसेंसस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो उस वक्त था केपी के, उसमें तो एक रेफरेंडम के जरिए बाचा खान, जो बहुत बड़ा लीडर था पख्तूनों का, उसने जिस जज्बे को लेकर चला और लीड किया कि मुतहदा है हिंदुस्तान रहना चाहिए, वो बाचा खान को पठानों में नाउमीद और शिकस्त दी। सो पाकिस्तान जब बन गया तो मौलाना आज़ाद बड़े जीरक से उन्होंने कुछ भी कहा हो, ये हमने इसको बर्बाद किया, पाकिस्तान हमने इसको लाचार किया है, इसमें हमने अदम बर्दाश्त, इसमें और ज़िया-उल-हक का ज़्यादा उसमें हिस्सा। सर बातें तो सवालात, मैंने जैसे कहा कि सवालात के ट्रेजर हैं, तो उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए आपके पास तो यू गॉट हिस्ट्रीज टू टेल। आपने बहुत वक्त दिया। प्लेजर इज ऑल। थैंक यू।